Okay, dear students, good evening. Once again, we are face to face and just we are going to start a class. सबसे पहले तो आप जानते हो कि 5 क्वेश्चन से शुरू करें, वैसे मैं फिर आपके रिमाइंड करूंगा अपने सिलेबस के बारे में। पहले चलिए क्वेश्चन ही आज पूछता हूं आपसे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कारकों ने भारत में ब्रिटिश पूंजी को आकर्षित किया? 1, भारत में कच्चे माल की बहुतायत थी। दूसरा, भारत में श्रम सस्ता था। तीसरा, ब्रिटिश भारत को अन्य एशियाई उपनिवेशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। चौथा, भारत में देशी पूंजी अनुपस्थित थी। अब ये 4 चॉइस है और आपको सिलेक्ट करना है। माय फ्रेंड्स, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। बी फास्ट। Be fast, my friends. Question is awaiting you. C. C में 1 और 2. Right. Good. Very good answer. You have done the excellent performance. Question number 2. प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में औद्योगिक विकास के क्या कारण थे? 1, भारत पर से ब्रिटिश पूंजी का दबाव कम हुआ। वहां से पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भारत में औद्योगिक विकास हुआ उसके क्या कारण थे? 1, भारत पर से ब्रिटिश पूंजी का दबाव कम हुआ। दूसरा, भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिला। तीसरा, औपनिवेशिक सरकार ने कुछ पूंजीगत उद्योग कहते हैं किसको? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को बोलते हैं पूंजीगत उद्योग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने कुछ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की स्थापना कर दी थी। क्या आपको ऐसा लगता है? चॉइस आपके सामने ABCD है। बी फास्ट, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। मैक्सिमम डी हैं। ओहो 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 ओहो। My students, you are right. Here is the mistake in choices. We have selected a wrong choice. आपका right choice होना चाहिए था 1 और 2, लेकिन ये choice नहीं था, इसलिए आप लोगों ने 1, 2, 3 चुना, इसलिए आप लोग करेक्ट हो। इन चॉइस 1 और 2 होगा। मतलब औपनिवेशिक सरकार कभी भी भारत में पूंजीगत उद्योगों की स्थापना नहीं करेगा। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप इस बात को भली भांति समझ रहे होगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट वुड नेवर बॉदर टू establish the capital goods industries in India because the colonial government was quite repulsive to the process of industrialization in India. If India could have developed as the hub for modern industries, who could have purchased the British manufactured goods in India? So that is the reason. नेक्स्ट वन, आधुनिक राष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में कौन पहलू हैं? 1, क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच जुड़े होने का एहसास। दूसरा, निश्चित भूभाग। 3, सरकार। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आधुनिक राष्ट्र राज्य के, मतलब केवल राष्ट्र नहीं, राज्य, राष्ट्र राज्य दोनों को मिलाकर इनमें से कौन से लक्षण हैं? आपको इनमें से एक चुनना है। बी फास्ट, वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सी आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, ये बातों को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, 1850 की उड्स विज्ञप्ति में, उड्स डिस्पैच जो मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी के समय, याद रखिएगा, 1854 के उड्स विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? शिक्षा का उसमें से क्या लक्ष्य था? चॉइस ए,
देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, बी भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना, सी अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, और डी परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश कराना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अवधारणा पर आधारित है माय स्टूडेंट्स। बी फास्ट, बी रेस्पॉन्सिव एंड जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल। मैक्सिमम लोग सी हैं। वाह वाह, अरे ओहो, कच्चा खा गए आप इस बार सी वाले। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता का विस्तार करना। बताइए, अंग्रेजी भाषा आज भी साक्षरता का माध्यम नहीं है, तब साक्षरता का माध्यम कैसे होता? सी चॉइस नहीं होगा, इसमें चॉइस होगा बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना। इसका जो सही चॉइस होगा बी होगा, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार करना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है ए, भारतीय पूंजीपति वर्ग भारतीय राष्ट्रवादियों की ओर झुकने के लिए मजबूर हुआ। भारतीय पूंजीपति वर्ग भारतीय राष्ट्रवादियों की ओर झुकने के लिए मजबूर हुआ। रीजनिंग, औपनिवेशिक सरकार भारतीय पूंजीवाद के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपना रही थी। मतलब असर्शन में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय पूंजीपति वर्ग भारतीय राष्ट्रवादियों की ओर झुकने के लिए मजबूर हुआ। रीजनिंग, औपनिवेशिक सरकार भारतीय पूंजीवाद के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपना रही थी। ए और आर दोनों सत्य है ए में और व्याख्या करता है, बी में दोनों सत्य है परंतु व्याख्या नहीं करता है, सी में ए करेक्ट है आर गलत है, और डी में ए गलत है आर सही है। और सही चॉइस माय स्टूडेंट, जस्ट चूज वन ऑफ देम, बी फास्ट, वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ए इज द करेक्ट आंसर। वाह, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। यू आर परफॉर्मिंग वेल, I am happy with your performance my students, very good performance। अब कल वाले पर याद दिलाते हैं। अब याद करो कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ वैसे नहीं पढ़ रहे हो। अंकुर, व्हाट इज द टेम्परेचर? आप लोग वैसे नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग एक अवधारणा के साथ पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो। आप इतिहास को खंडों में बांटा है। पहला खंड था 18वीं सदी का इतिहास, जिसके 2 उपखंड थे, तुमने सफलतापूर्वक पूरा किया। दूसरा खंड था उपनिवेशवाद, उसके 3 उपखंड थे, तुमने सफलतापूर्वक पूरा किया। और बिल्कुल ही, लेकिन रिवाइज जारी रखना। मुझे यही लगता है कि तुमको, मतलब आई हैव टू मेक यू ए थिंकिंग क्रिएचर, और जितनी जल्दी चीजें आती है दिमाग से निकलती भी है। अगर भूलोगे तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। ना तुम मेरा लेक्चर भूल पाओगे, ना एनालिसिस भूल पाओगे, ना तुम अपनी अवधारणा भूल पाओगे। कुछ समय के लिए उस सबकॉन्शियस में चला जाएगा। बार बार आप रिवाइज करके उसको जिलाए रखना। और तब अब हम लोग आ गए राष्ट्रवाद पर, नेशनलिज्म पर। नेशनलिज्म में भी मैंने आपको पहले यूरोपियन नेशनलिज्म को परिभाषित किया, फिर मैंने आपको बताया कि जो नेशनलिज्म है उसके 2 चरण, आद्य राष्ट्रवादी और आधुनिक राष्ट्रवादी। तो आद्य राष्ट्रवादी में हम लोगों ने 3 सब बांटा था, याद होगा, नागरिक विद्रोह, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन। फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हम लोगों ने 1857 का महाविद्रोह देखा। अब आ गए आधुनिक राष्ट्रवाद पर। तो आधुनिक राष्ट्रवाद पर चल रहा आपका समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। तो मैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कहिए तो मैं पहले एक डायग्राम बना देता हूं और उसी डायग्राम को फॉलो करते हुए चलूंगा। दिस इज बेटर चॉइस अंकुर। उन्नीसवीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार
आंदोलन, डायग्राम रहेगा। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्यों कहा जाता? क्यों कहा जाता? पहला। दूसरा, आधुनिक युग के उद्भव से क्यों जोड़ा जाता? जोड़ा जाता, क्यों जोड़ा जाता? ये पुनर्जागरण क्यों कहा जाता? आधुनिक युग के उद्भव से क्यों जोड़ा जाता? दूसरा पॉइंट। अब तीसरा, उद्भव एवं पृष्ठभूमि है। उद्भव के कारण, उद्भव के कारण फिर भारतीय पुनर्जागरण का बल किन बातों पर, किन बातों पर? फिर भारतीय पुनर्जागरण की विशिष्टता, अब विशिष्टता के बाद हम लोग देखेंगे सुधार संस्थाओं के स्वरूप में अंतर। सुधार संस्थाओं के स्वरूप में अंतर। अब इसमें पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण, पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण, ये पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण में एक नाम ले रहे हैं, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, यस। हाँ बिल्कुल, मैंने जो प्रीलिम्स पर बुक निकाला है, कॉन्सेप्ट कैप्सूल है, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अगर आप लोग बच्चे लेना चाहो तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहा है, और वो उसका भी फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्ट के साथ इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग बुक है उससे कहीं वो बेहतर है, तो प्रीलिम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वह बुक लेना चाहो तो मोस्ट वेलकम। आपको मुझे कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा वो आपको मिस्टर अंकुर कहाँ अवेलेबल होगा इनको? यूट्यूब ऐप है, ऐप पर से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, जहाँ हो वहीं से बैठे बैठे ले सकते हो। इस पर भी तो है, फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजॉन पर भी है, अमेजॉन पर भी है। तो वो आ जाने से वो भी साथ साथ पढ़ते चलोगे तो आपको फायदा होगा। तो सुधार संस्थाओं के स्वरूप में अंतर, तो पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण यंग बंगाल आंदोलन है, और पाश्चात्य
एवं पाश्चात्यवाद एवं परंपरा, पाश्चात्यवाद एवं परंपरा के बीच संतुलन, परंपरा के बीच संतुलन। इसमें आपको संस्थाएं आएंगी ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसमें प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। मैं सबको समझा देता हूं अभी। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। तो इसको तीसरी जो धारा है, इसकी तीसरी, वो है परंपरावादी दृष्टिकोण, चाहे पुनरुत्थानवादी, परंपरावादी की जगह पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थानवादी। इसमें आपको आर्य समाज, पराजी आंदोलन, पराजी आंदोलन, बहावी आंदोलन, आर्य समाज, फराजी आंदोलन, बहावी आंदोलन, ये सब इसमें आएंगे। इसके बाद हम आते हैं महिला सुधारक, महिला सुधारक, और दूसरा आते हैं निम्न जाति, निम्न जाति के सुधारक, निम्न जाति के सुधारक। फिर अब लास्ट आते हैं राष्ट्रवाद, की प्रगति और संप्रदायवाद की प्रगति, राष्ट्रवाद की प्रगति और संप्रदायवाद की प्रगति। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक है 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जिसको कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण। और आज मुझे यह टॉपिक आप लोगों को शीशे की तरह साफ करना है। क्या आप लोग बिल्कुल ही इस टॉपिक से वाकिफ हो जाओ और इसको आप समझ पाओ? तो जरा उसे ही देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कवर करें। पहले देखिए, 19वीं सदी का समाज एवं धर्म आंदोलन, पहला मुद्दा जो मैं आपको समझा चुका हूं, इसको भारतीय पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है। कोई अगर आपको पूछे कि इसको भारतीय पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है, कल मैं आपको बताया था कि पुनर्जागरण का अर्थ है नींद से जगना, तंद्रा का टूटना, संभल कर बैठना। तो जब भिन्न संस्कृति आके टकराती है तो आपकी अंतर्दृष्टि खुलती है और आप अपने अतीत का पुनर्मूल्यांकन करने निकलते हैं
इसको कहते हैं पुनर्जागरण। यूरोप में 16वीं सदी में ऐसा हुआ जब भौगोलिक खोज के क्रम में यूरोपीय नाविक जब पूरब में आए और पूरब के विचार जब यूरोप में गए और पूर्वी सभ्यताओं के विचारों से टकराया, तब यूरोप के लोगों में आत्मचेतना आई। उन्होंने अपनी संस्कृति का, पुराने यूनानी और रोमन संस्कृति का अन्वेषण किया, तो वहां पर यूरोपीय पुनर्जागरण आया। 19वीं सदी में वही बात भारतीय पुनर्जागरण के साथ हुई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी संस्कृति का अन्वेषण किया। जब पश्चिमी विचारधारा के माध्यम से हम पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आए, पाश्चात्य विचारों के साथ आदान प्रदान कर सके, तो हम में भी सुधार की चेतना जगी और हम अपने अतीत का पुनर्मूल्यांकन शुरू किया और अतीत के गंदगियों को, जो कमजोर पक्ष है, उसको निकालना शुरू किया और पश्चिम के कुछ प्रगतिशील तत्वों को अपनी संस्कृति में आत्मसात करना शुरू किया। तो इसको कहा गया 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन और इसी को भारतीय पुनर्जागरण का नाम। तो पुनर्जागरण क्यों? क्योंकि हम अपने आप का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। हम निद्रा से उठते हैं, हम तंद्रा से जगते हैं, अपने आप को पुनर्मूल्यांकन करते हैं और उस पुनर्मूल्यांकन का परिणाम होता है आधुनिकीकरण। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि भारतीय, इसको पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है? दूसरा, आधुनिक युग के उद्भव से क्यों जोड़ा जाता है? तो कल मैंने एक आपको गोला, एक सर्कल खींचा था, याद होगा, क्योंकि देखिए पुनर्जागरण है वो हमारे जाति, क्षेत्रीय और लैंगिक विभाजन को कमजोर कर हमें एक होने का भाव पैदा करता है। इसलिए हम इसे आधुनिक राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच एक सेंस ऑफ कंसर्न हो, आपस में जुड़ा होने का भाव हो, और जो इंडियन रिनेशन है, जो पुनर्जागरण है, वो हमें आपस में जुड़ा होने का भाव पैदा करता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू कैरेक्टराइज इट एज इंडियन रिनेशन। दैट इज कॉल्ड इंडियन रिनेशन। अब इसमें नेक्स्ट वन है कि भारतीय उद्भव के क्या कारण थे। तो याद है मैंने कल 5 उद्भव के कारण बताए थे। अंग्रेजी, एक तो प्राच्यवादी चिंतकों का प्रभाव, आपको याद होगा, मैंने कल कर दिया है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, आधुनिक पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, नए सामाजिक वर्गों का उद्भव, ये मैं कल समाप्त कर चुका हूं। नेक्स्ट वन आता है कि भारतीय पुनर्जागरण की विशेषता क्या है। तो नहीं, भारतीय पुनर्जागरण का बल किन बातों पर है, इसी किन बातों पर बल है, यही हम कवर कर रहे थे। और इसी कवर करने के क्रम में हम यहीं पर छोड़ा था और वहीं से हम आपको आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट। यहीं से आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट। यही मैं आपको बता रहा था। कल हम लोगों ने तर्कवाद कवर किया था। तर्कवाद किसी चीज को परंपरा के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर नहीं, इसका पहला बल तर्कवाद पर था। दूसरा है मानववाद, इसके तहत पारलौकिकता के समानांतर इहलौकिकता। इहलौकिकता का मतलब इस संसार को, इस काया को, इस शरीर को महत्व देना, मानव को महत्व देना, तथा ईश्वर के समानांतर मानव की प्रतिष्ठा। वही जो कल मैंने आपको कामायनी वाली कहानी सुनाई थी, याद होगा। तीसरा व्यक्तिवाद, इसमें तर्कवाद एवं व्यक्ति की निजी पहचान पर बल देकर व्यक्तिवादी चेतना को प्रोत्साहन दिया गया। इस काल में धार्मिक ग्रंथ जनसामान्य को उपलब्ध कराए गए, अतः स्वाभाविक रूप में ग्रंथ के विश्लेषक के रूप में पुरोहितों की भूमिका कम हो गई। जैसे देखिए, अब कहते हैं, आप कहेंगे व्यक्तिवाद क्या है,
तो व्यक्तिवाद का मतलब है व्यक्ति का महत्व। मैं आपको एक बात बता दूं कि मानववाद और व्यक्तिवाद में फर्क यह है कि मानववाद में आप इस सांसारिकता के बारे में, एक मनुष्य के सुख दुख के बारे में सोचते हो, और जब मनुष्य के बीच से भी एक व्यक्ति के सुख दुख के बारे में जब सोचते हो, एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, व्यक्ति का महत्व बढ़ता है। या व्यक्ति जब अपनी आत्मकथा लिखने लगता है, मतलब मैं, जब वहां पर मैं की पहचान पर जब बल दिया जाता है तो व्यक्तिवाद है। तो व्यक्तिवाद भी पुनर्जागरण चेतना का एक बल है, और ये सब यूरोप में भी देखने को मिला है, और ये सभी का संबंध कहीं ना कहीं आधुनिकता के साथ है। नेक्स्ट वन, धार्मिक सार्वभौमवाद, इसको कहते हैं रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। अब व्हाट इज रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म? तो देखो, धार्मिक सार्वभौमवाद से तात्पर्य है धार्मिक विभाजन को नजरअंदाज कर देना तथा ईश्वर की एकता एवं मानव के बीच बंधुता का भाव, बंधुता पर बल दिया जाना। देखिए, धार्मिक सार्वभौमवाद का मतलब हुआ कि हम अपने धर्म को पूजे, हम अपने धर्म में आस्था रखें, लेकिन अपने धर्म में आस्था रखने के बाद भी दूसरे के धर्म को हीन ना माने, और हम दूसरे के धर्म से भी कुछ अच्छे पक्षों को निकालने का प्रयत्न करें, और यह दर्शाने का प्रयत्न करें कि हाँ, सभी धर्म में कुछ मौलिक बातें समान हैं। जैसे अगर हम ईश्वर की एकता, जैसे हमारा धर्म अलग अलग है, लेकिन उन सभी के जो उपास्य देव है, सभी के ईश्वर हैं, वो एक है, अल्लाह भी एक है, ईश्वर भी एक है, गॉड भी एक है, तो उनमें एक है। उसी तरह से उनके फॉलोअर्स भी एक है। तो अपने धर्म से जुड़े होने के बावजूद भी धर्म की सीमा से ऊपर निकल उठकर और धर्म की सार्वभौमिकता के बारे में सोचना और सभी धार्मिक पंथों के सार को महत्व देना, उसको कहते हैं धार्मिक सार्वभौमवाद। तो अंकुर, पहले मेरे स्टूडेंट से क्लीन चिट लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये हमने कहा कि पुनर्जागरण का बल इन 4 कारकों पर है। वो 4 कारक हैं तर्कवाद, मानववाद, व्यक्तिवाद और धार्मिक सार्वभौमवाद। पहले मेरे स्टूडेंट, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स, आर यू क्लियर और नॉट? ओके हैं मेरे स्टूडेंट? अब तुम लोगों को फिर आगे ले चलते। मैं पहले ही बोल देता हूं मेरे स्टूडेंट्स कि देखो, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो यह सेगमेंट है जो मैं आपको ले रहा हूं, यह सेगमेंट पर्टिकुलरली ये सबसे स्टैंडर्ड सेगमेंट है, और यह 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जिसे भारतीय पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं अथवा स्वरूप। अब इसके विशेषताओं एवं स्वरूप पर विचार करते हैं कि आखिर ये भारतीय देखो, 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जब ये शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो इसी के लिए हम भारतीय पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, भारतीय पुनर्जागरण शब्द का कोई अलग अर्थ नहीं है। 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन क्या था? एक सोशल सर्जरी थी। समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना काम है। धर्म के क्षेत्र में जो कुरीतियां हैं उसको, कुरीतियां कहते हैं जो गलत परंपरा है, उसको दूर करने का काम है। और जब उनको दूर कर देते हैं तब लोगों में एक होने की भावना आती है, लोग एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं, और तब राष्ट्रवाद की चेतना जैसी चीज आती है। 19वीं सदी के समाज और धर्म सुधार आंदोलन के लिए ही हम भारतीय पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज मत करना। अब विशेषताएं अथवा स्वरूप में हम क्या चर्चा कर रहे हैं? स्वरूप और विशेषताएं लगभग एक होती है। एक बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं, प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया। प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया का मतलब यह हुआ, समझना इसको गौर से, इसमें आपको बताया जा रहा है कि भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा के माध्यम से, भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा के माध्यम से पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव में आया, परंतु
जल्द ही उन्हें पश्चिमी बुद्धिजीवियों के विचार एवं व्यवहार के बीच का अंतर नजर आने लगा। फिर उनमें प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया में उन्होंने अपनी परंपरा की ओर देखा। इस प्रकार पाश्चात्यवाद एवं परंपरावाद दोनों का प्रभाव बना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअली पहले बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आए। ओके, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आया और उससे प्रभावित हुआ। उसको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी उदार बातें दी गई है। तो पहले पश्चिम से बहुत प्रभावित हुए, फिर धीरे धीरे जब पश्चिम के करीब आए तब उन्होंने देखा कि भाई पश्चिम के बुद्धिजीवी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं परंतु उनका व्यवहार नीचा है, नंबर 1। नंबर 2, वो दूसरी सभ्यता को हीन समझते हैं, हम लोगों को हीन समझते हैं, कहते हैं भारतीय पिछड़े हुए हैं। अब तो जानते हो कि 19वीं सेंचुरी में आके उदारवादी चिंतक आ गए थे, उदारवादी उपयोगितावादी, वो भारतीयों को पिछड़ा हुआ बताते थे। इनका मानना है कि भारतीयों को पिछड़ा हुआ मानते हैं, भारतीय सभ्यता को पतनशील मानते हैं और कहीं ना कहीं उनमें एक नस्लीय, मतलब अपने नस्ल के प्रति अहंकार की भावना है। तो उनमें प्रतिक्रिया भी हुई। प्रतिक्रिया कैसे? तो कोई अगर कहता है कि भाई आपका बच्चा बहुत बुरा है और मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो हमारे मन में भी प्रतिक्रिया होती है और हम अपने बच्चे में भी कुछ अच्छाई खोजने लगते हैं कि चलो मेरे बच्चे में भी कुछ अच्छाइयां हैं। उसी तरह से जो हमारे चिंतक थे, हमारे चिंतकों में भी एक प्रतिक्रिया हुई कि अरे ये अपने को बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं, अपने को ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं, अपने को बहुत उत्कृष्ट बता रहे हैं, सुपर्ब और सबलाइम बता रहे हैं और हमको हीन समझ रहे हैं। तो हमने भी क्या किया कि अपने अतीत की तरफ देखना शुरू किया और अपने अतीत से अन्वेषण करके कुछ अच्छी बातों को निकालना शुरू किया। जैसे वो कहते थे कि हमारे यहाँ महिलाओं की अच्छी स्थिति है, तो हम लोग भी देखने लगे कि चलिए हमारे यहाँ भी वैदिक काल में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, तो हमारे यहाँ भी अछूत की परंपरा बाद में आई है, वैदिक लोगों में अछूत का भाव नहीं था। तो हम अपनी संस्कृति कुछ अच्छी बातों को उद्घाटित करने लगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आया, उससे प्रभावित हुए, उससे कुछ सीखने का प्रयत्न किया, फिर उन्होंने पश्चिम के अहंकार को समझा और फिर उस अहंकार के कारण उनमें प्रतिक्रिया हुई और फिर वो अपनी संस्कृति की तरफ मुड़े। तो जिसे हम समाज एवं धर्म आंदोलन कहते हैं, उसमें प्रभाव भी है और प्रतिक्रिया भी है। प्रभाव में हमने पश्चिम से कुछ तत्वों को लिया है, प्रतिक्रिया में हमने अपनी संस्कृति में झांका है और उससे भी कुछ अच्छी बातें निकालने की कोशिश की। तो माय स्टूडेंट, इसी को कहते हैं प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया। दूसरा पॉइंट, हाँ अच्छा, पारलौकिक का मतलब होता है दूसरा संसार। जैसे तुम कहोगे, जैसे शंकराचार्य के फिलॉसफी के बारे में तुमने सुना है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, वो अगम अगोचर ब्रह्म, और ये संसार मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है संसार मतलब है ही नहीं, संसार का अस्तित्व नहीं है, जो है ब्रह्म है। तो भाई ब्रह्म एक वह लोक जिसको हमने देखा नहीं है उसको सत्य कह रहे हो, और इस लोक को कह रहे हो पिछड़ा हुआ लोक है। वह लोक सत्य है, यह लोक पिछड़ा हुआ है, तब तो बड़ा अपकार हो जाएगा। उस लोक को सत्य कह रहे हो, इस लोक को पिछड़ा हुआ कह रहे हो कि ये सत्य है ही नहीं, ये असत्य है, ये अर्थ ही नहीं रखता, ये नश्वर है, और वह सत्य है। तो पता नहीं इस लोक को छोड़कर अगर हम उस लोक में जाएं और पता चला वहां भी कुछ नहीं है, तो ऊपर से तो नीचे आने की व्यवस्था ही नहीं है। तो आधुनिकता का कहना है कि हम उस लोक के बारे में नहीं जानते, वो लोक होगा तो होगा, हमारे लिए जो है यही लोक है, यही संसार है, यही शरीर है, यही सुख है। पारलौकिकता जो होती है वो कहती है शरीर नश्वर है, इस शरीर को त्यागिए, आत्मा सत्य है, परलोक सत्य है। और जो इलौकिकता है कहता है ये संसार सत्य है, यह शरीर सत्य है। समझा उन लोगों ने? मैं स्टूडेंट समझा? बुद्धिजीवी तो कहते हैं इंटेलेक्चुअल को। बुद्धिजीवी क्या पूछा? जो बुद्धिमान, जो शिक्षित लोग होते हैं, शिक्षित लोग को बुद्धिजीवी कहते हैं।
तो जब तुम बुद्धिजीवी पर हो तो इसको कैसे समझ पाओगे, प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया को। और पाश्चात्यवादी का मतलब जो पश्चिम की विचारधारा को लेकर चलता है उसको पाश्चात्यवादी बोलते हैं। जो पश्चिम की विचारधारा को लेकर चलता है उसको पाश्चात्यवादी बोलते हैं, जिस पर पश्चिम का गहरा प्रभाव है। ओके है सभी? तो पहला पॉइंट मैंने बताया है प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया, उसको ध्यान रखना। दूसरा है 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव में आरंभ हुआ था, परंतु आरंभ होने के पश्चात उसने पश्चिमी मॉडल को ही चुनौती दे डाली। देखो, ये तो शुरू हुआ था पश्चिम के प्रभाव में, पश्चिम जो पाश्चात्य विचारधारा है इसके प्रभाव में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जब एक बार शुरू हो गई तो पश्चिम को ही चुनौती दे डाली कि भाई हम भी कम श्रेष्ठ नहीं है, हम भी बहुत आगे हैं। तीसरा, यह मूलतः समाज सुधार आंदोलन था, परंतु उस काल में समाज एवं धर्म दोनों एक दूसरे के साथ गहरे रूप में जुड़े हुए थे। अधिकांश सामाजिक बुराइयों को धर्म से ही स्वीकृति मिलती थी, इसलिए समाज सुधार से पहले धर्म सुधार आवश्यक था। जैसे देखो, इसको हम लोग कहते हैं समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चे ये बात बताओ मुझे, यह मूलतः समाज सुधार आंदोलन था या धर्म सुधार आंदोलन था, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? बोलो, समाज या धर्म? अंकुर, पूछिए इनसे। हम 19वीं सदी के बच्चे क्वेश्चन डाल रहा हूं, तुम थोड़ा तुक्का लगाओ, डू द इंटेलेक्चुअल गेस। माय क्वेश्चन इज, इट वॉज साइमल्टेनियसली सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट। ये एक ही साथ समाज सुधार आंदोलन है और धर्म सुधार आंदोलन है। तो अगर मैं पूछूं कि मूलतः यह समाज सुधार आंदोलन है या मूलतः धर्म सुधार आंदोलन है, तो क्या कहोगे? बोलिए क्या? देखो, बोझ तो हैं, लेकिन अगर देखो मैं बताता हूं, ये आधुनिक चिंतक है, इनकी चिंता धर्म कम है, समाज ज्यादा है। लेकिन भारत में जो समाज और धर्म है दोनों एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ था, इतना गहरा जुड़ा हुआ था, और अधिकांश सामाजिक बुराई के लिए धर्म उत्तरदायी था। क्योंकि देखो, अब सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा की दयनीय दशा है, उस सबको धार्मिक ग्रंथ से समर्थन मिलता था। धार्मिक ग्रंथ बोलता था यह उचित है, सती प्रथा भी उचित है, बाल विवाह भी उचित है, विधवाओं की जो दयनीय दशा है वो भी उचित है। तो इस सुधारकों के साथ मजबूरी यह थी कि इन्होंने यह सोचा कि जब तक हम धर्म में सुधार नहीं करेंगे तो समाज में सुधार तो होगा ही नहीं। तो मौलिक रूप में धर्म में सुधार नहीं करना चाहते थे, इनकी चिंता थी समाज सुधरे। लेकिन ये दो बातें थी, धर्म और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और अधिकांश जो सामाजिक कुरीतियां तो कस्टम्स कहते हो, उसको बुराइयां भी कहो, तो वो जो सामाजिक कुरीतियां थी वो सोशल टाबूज, तो अधिकांश सोशल टाबूज के लिए धार्मिक कर्मकांड ही उत्तरदायी था। तो ये कहीं ना कहीं धर्म में सुधार लाकर समाज में सुधार लाना चाहते थे। तो धर्म में सुधार लाना इनका मौलिक उद्देश्य नहीं था, मौलिक उद्देश्य था समाज में सुधार लाना। लेकिन वो जानते थे कि जब तक हम धर्म में सुधार नहीं करेंगे तब तक समाज में सुधार नहीं होगा। सो माय स्टूडेंट्स, यही क्लियर। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, पहली बात, ये पश्चिम के प्रभाव से शुरू हुए, लेकिन पश्चिम के विरुद्ध प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों थी। पहले पश्चिम के संपर्क में आए, पश्चिमी विचारधारा के, उनके प्रति इन्होंने अपना विश्वास जताया, पश्चिम इनको अच्छा लगा, आकर्षित किया। लेकिन फिर जब पश्चिमी चिंतकों में इन्होंने एक अहंकार देखा, नस्लीय अहंकार देखा, तो नस्लीय अहंकार के परिणाम स्वरूप है इनमें प्रतिक्रिया हुई। और जब प्रतिक्रिया हुई तो प्रतिक्रिया में ये अपने अतीत की ओर गए, और जब अपने अतीत की ओर गए तो अपने अतीत की कमजोरियों को भी इन्होंने देखा। अपने अतीत की ओर गए, अपने अतीत से भी कुछ अच्छे पक्षों को खींचने का प्रयत्न किया। तो इसमें प्रभाव भी है, प्रतिक्रिया भी है। प्रभाव में पाश्चात्यवाद, यानी पश्चिम के प्रभाव में गए उसको पाश्चात्यवाद बोलते हैं, और प्रतिक्रिया में अपने देसी प्रभाव में आए। तो इसमें पाश्चात्यवाद और पुनरुत्थानवाद, पुनरुत्थान कहते हैं अपने अतीत के उत्थान को, तो इसमें दोनों है।
पाश्चात्यवाद भी और परंपरा भी है। उसी प्रकार से शुरू तो हुए पश्चिम की प्रेरणा से, लेकिन जब एक बार शुरू हो गए तो पश्चिमी विचारकों को ही चुनौती देनी सिर्फ शुरू कर दी। और तीसरी चीज यह है कि यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन है, लेकिन मौलिक रूप में यह समाज सुधार आंदोलन है। धर्म पर इसे इसलिए बल देता है कि बिना धर्म के क्षेत्र में सुधार किए हुए समाज में सुधार नहीं हो सकता था। तो मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट से बात करिए और पूछिए कि उनका क्या सिचुएशन है। ये टॉपिक थोड़ा सा स्टैंडर्ड टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए मैं रुक रुक कर आप लोगों से पूछता चलूँगा और मैं समझाऊंगा ही हर स्थिति में आपको। इसलिए आप लोग घबराना मत, और बिल्कुल से पहले तुम थोड़ा सा हमें एक सिग्नल दो कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि। क्या नोट्स के लिए क्या है? अंजलि, नोट्स जो मैं दे रहा हूं वही तुम्हारा नोट्स है, उसी आधार पर बुक को पढ़ो। मैं जो दे रहा हूं वही नोट्स है, तुम नोट्स भूल जाओ अंजलि। कहीं ऐसा न हो कि नोट्स बनाने में ही तुम्हारी जिंदगी गुजर जाए। जो मैं दे रहा हूं उसी को नोट्स मान लो, बस छोड़ भूल जाओ नोट्स को। आ रहा है ना? हाँ अंजलि, और अगर प्रीलिम्स के लिए तुमको एक्स्ट्रा चाहिए तो मेरा जो बुक निकली है उसे प्रीलिम्स देख लो। ये लोग, उस बुक का नाम है कॉन्सेप्ट कैप्सूल हिस्ट्री प्रीलिम्स, कॉन्सेप्ट कैप्सूल। मेरे नाम से होगा, मणिकांत सिंह। हाँ, कॉन्सेप्ट कैप्सूल बाय मणिकांत सिंह। अब समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति। कुछ संस्थाओं एवं सुधारकों पर पाश्चात्यवाद का अत्यधिक प्रभाव रहा, वहीं कुछ अन्य संस्थाओं और सुधारकों पर पाश्चात्यवाद और परंपरावाद के बीच संतुलन देखने को मिलता है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन पर परंपरावाद का बहुत अधिक प्रभाव है, जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर समय आ गया है बच्चे कि तुम लोगों को वहां जो 8 नंबर पेज पर जो मैं ले आया था, जो डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम दिखा दूं। अब देखो हमारे डायग्राम में क्या है। भारतीय पुनर्जागरण की विशेषता तो हम लोग कर लिया। सुधार संस्थाओं के स्वरूप में अंतर। कुछ सुधार संस्थाएं, उनका दृष्टिकोण पाश्चात्यवादी है, जैसे यंग बंगाल आंदोलन, वो पाश्चात्य पश्चिम के प्रति ज्यादा समर्पित है। और कुछ सुधार संस्थाएं जिसमें पाश्चात्यवाद भी और परंपरावाद भी है, जैसे ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद है, और एक मुसलमानों का आंदोलन है, उसको कहते हैं, मुसलमानों के आंदोलन को बोलते हैं अलीगढ़ आंदोलन। ये सब हैं, ये सब अपने उसमें पाश्चात्यवाद और परंपरावाद का मिश्रण है। और कुछ सुधार संस्थाएं हैं, जैसे देखो कहीं पर पश्चिम का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो जिस पर पश्चिम का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा पाश्चात्य विचारों का, उसको पाश्चात्यवादी कहोगे। उसमें एक ही संस्था से बच्चों में अभी परिचय कराऊंगा, और वह है बंगाल का यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन उसका एक है। दूसरा मैं बताऊंगा कि दूसरी संस्था है, हाँ, उसका दूसरी प्रवृत्ति आपको दिखेगी, उसमें पाश्चात्यवाद और देसी तत्वों का मिश्रण होगा, माने परंपरावाद और पाश्चात्यवाद का मिश्रण होगा। तो पाश्चात्यवाद और परंपरावाद का मिश्रण जहां तुम देखते हो, जहां पर दोनों के बीच एक उचित संतुलन और तालमेल देखते हो, उसमें परंपरावाद भी और पाश्चात्यवाद भी है। तो यह चीज जहां आपको मिलेगी, वैसी संस्था है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, अकाली आंदोलन, सॉरी अकाली नहीं, अलीगढ़ आंदोलन। ये सब पाश्चात्यवाद और परंपरावाद दोनों का मिश्रण है। और कुछ होगा जो बिल्कुल परंपरावादी है, उसको परंपरावादी के लिए एक दूसरा शब्द आएगा, रिवाइवलिस्ट अंग्रेजी में, हिंदी में पुनरुत्थानवादी। तो ऐसे पुनरुत्थानवादी में आर्य समाज है, फराजी, आर्य समाज हिंदुओं में, और मुस्लिमों में फराजी आंदोलन है और बहावी आंदोलन है। तो ये परंपरावादी है। तो अब हम उन सभी संस्थाओं और सुधारकों के बारे में देख रहे हैं। तो मैं आपसे उन सुधारकों और सभी संस्थाओं के बारे में अभी बताता हूं। तो सुधारकों और उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे। देखिए,
सुधारकों और संस्थाओं के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जस्ट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सुधारकों और संस्थाओं के बारे में वही मैं बता रहा था कि कुछ है जिस पर पाश्चात्यवाद का ज़्यादा प्रभाव है, कुछ पर परंपरावाद का ज़्यादा प्रभाव है, और कुछ पर पाश्चात्यवाद और परंपरावाद का मिश्रण है। तो देखो पाश्चात्यवादी प्रवृत्ति किस पर है, तो यह है यंग बंगाल आंदोलन। ये जो आपका यंग बंगाल आंदोलन है उस पर आपको पाश्चात्यवाद का प्रभाव ज़्यादा है। इसमें देखोगे यंग बंगाल आंदोलन में इस आंदोलन के संगठन करता है हेनरी विवियन डेरिजियो थे। ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर रहे थे। इन्होंने अपने इर्द गिर्द युवाओं का एक समूह खड़ा किया था तथा यंग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने सुधार के लिए कदम उठाए, परंतु इसकी सबसे बड़ी सीमा थी कि पाश्चात्यवाद। इस कारण इसने भारतीय अतीत के साथ अपना संबंध विच्छेद करने का प्रयास किया, अतः इसे बंगाल के समाज में स्वीकृति नहीं मिली। योगदान: बंगाली समाज के रूढ़िवादी विचारों पर चोटकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहन दिया। दूसरा था व्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता को बल प्रदान किया, और तीसरा आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना को प्रोत्साहन दिया। मैं 1 मिनट में आपको याद करवा देता हूं। देखिए, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि जैसे 2 तरह की प्रवृत्तियां हैं, पाश्चात्यवाद और परंपरावाद। तो कुछ संस्थाएं ऐसी थी जिसमें पाश्चात्यवाद ही ज्यादा प्रबल था, जिसमें यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन क्या है, तो देखो, एक डच ओरिजिन का व्यक्ति था, उसका नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो। यंग था, शिक्षित था, डायनेमिक था, और वह हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज बना था उसको स्थापित करने का श्रेय राजा राम मोहन रॉय ने उसमें बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है। एक डच घड़ीसाज था जिसका नाम था डेविड हेयर, उसकी सहायता से उन्होंने 1817 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। उसी कॉलेज में प्राध्यापक यानी लेक्चरर के पद पर हेनरी विवियन डेरिजियो रहा था। वो बड़ा डायनामिक व्यक्तित्व था और सुधार की चेष्टा रखता था। उस पर पश्चिम का प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो उसने कुछ यंग युवाओं को बंगाल में अपने इर्द गिर्द जुटाया, और उन यंग युवाओं को जुटाकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। उसको कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन ने तर्कवाद पर बल दिया, अंधविश्वास पर चोट की, बंगाल के समाज में सुधार को प्रोत्साहन दिया, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय दशा, बाल विवाह आदि की खुलकर आलोचना की। तो देखो, काम तो ये बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। इस पर पश्चिम का प्रभाव बहुत ज्यादा था, और पश्चिम का प्रभाव इतना ज्यादा था कि पश्चिम के प्रभाव में कुछ उटपटांग काम करने लगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में कहा जाता है ये खुले रूप में मदिरापान, मतलब ड्रिंकिंग करने लगे खुले रूप में, यह दिखाने के लिए कि हम पर पश्चिम, अपने आप को एक यूरोपीय सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। और बीफ खाने लगे। बीफ का मतलब है गौ मांस। तो आप जानते हो कि बंगाल के समाज में घृणा की दृष्टि से देखा गया। और इतना ही नहीं, अब देखो, बंगाल के समाज में आप यही समझ सकते हो, वहाँ जो माता काली है वो बंगाल की संस्कृति से जुड़ी हुई है। जो मदर गॉडेस है काली, वो बंगाल की संस्कृति में आज जुड़ी हुई है। एक एक बंगाली है, आज भी तुम देखते हो दशहरा के अवसर पर, चाहे वहाँ पर जो काली पूजा होती है उसमें, जब हमें याद है कि प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट भी थे तो अभी वो दशहरा के समय कलकत्ता जाना पसंद करते थे। तो वहाँ की संस्कृति में रची बसी है। और इन लोगों ने माता काली को मैडम काली कहना शुरू किया। अब बताइए, इसलिए यंग बंगाल आंदोलन विफल हो गया, बंगाल के समाज में इसे स्वीकृति नहीं मिली। एक प्रवृत्ति जो मैंने पाश्चात्यवादी बताया, उसका हमारे पास एक ही उदाहरण है, यंग बंगाल आंदोलन। अब जो बताने जा रहा हूं उसमें ध्यान रखना, पाश्चात्यवाद और परंपरावाद का मिश्रण है, इसलिए उसे स्वीकृति भी ज्यादा मिलेगी। चलो उसको दिखाते हैं। इसमें पाश्चात्यवाद एवं परंपरावाद का समन्वय। इसका पहला उदाहरण हम लेते हैं राजा राम मोहन रॉय। इसको देखिए, राजा राम मोहन रॉय का व्यक्तित्व पाश्चात्य एवं पूर्व के विचारों का संश्लेष। देखो, संश्लेष सबसे घबराना है नहीं। संश्लेष का मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर सिंथेसिस समझते होगे, सिंथेसिस, तो राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व पाश्चात्य एवं पूर्व के विचारों का संश्लेष मतलब सिंथेसिस था, क्योंकि उन पर हिंदू बौद्ध संस्कृति और अरबी फारसी संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति सभी का प्रभाव देखा जाता है।
उन्होंने धर्म सुधार एवं समाज सुधार पर बल दिया और उसे भारत के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक माना। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद को प्रोत्साहन देना। उसी प्रकार उन्होंने समाज सुधार के मोर्चे पर सती प्रथा के उन्मूलन को सफल बनाया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए भी काम किया। उनके प्रयास से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि वे आधुनिकीकरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को आवश्यक मानते थे। उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। और चलिए पहले मैं आपको राजा राम मोहन राय से वाकिफ कराऊं। देखिए, राजा राम मोहन राय आरंभिक सुधारों में थे। उनको भारतीय सुधार का, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय सुधार आंदोलन का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। देखिए, उनके व्यक्तित्व पर, उनका व्यक्तित्व विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण को व्यक्त करता है। जैसे सबसे पहले अपने जीवन में वो हिंदू बौद्ध संस्कृति के प्रभाव में आए, और हिंदू बौद्ध संस्कृति के बाद तब वो आए अरबी फारसी संस्कृति के प्रभाव में। अरबी फारसी मतलब मुस्लिम। और जब अरबी फारसी संस्कृति के प्रभाव में थे, तूफात मुवाहिदीन नामक उन्होंने एक रचना भी लिखी थी, तभी उन्होंने सुधार आंदोलन आरंभ कर दिया था। एक बात मैं आपको और बताऊं, वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बाद में आए हैं। उससे पहले वो हिंदू बौद्ध संस्कृति और अरबी फारसी संस्कृति के प्रभाव में आए हैं। और जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आने से पूर्व ही उन्होंने सुधार आंदोलन आरंभ कर दिया था। तो राजा राम मोहन राय में तीनों का मिश्रण है। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो 1829 से ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। अब ये ब्रह्म समाज का काम, वो बेसिकली थे रिलीजियस टेम्परामेंट के, और वो चाहते थे सुधार थ्रू रिलीजन, लेकिन उनको लगता था कि रिलीजन और सोसाइटी इतने एक दूसरे से गुथे हुए हैं कि जब तक हम रिलीजन में सुधार नहीं करेंगे, सोसाइटी में सुधार होगा ही नहीं। तो उन्होंने जो ब्रह्म समाज बनाया, उसका उद्देश्य था पहले धर्म के क्षेत्र में सुधार करना, और उसी क्रम में उन्होंने ब्रह्म समाज का बल किस पर था पता है? ब्रह्म समाज का बल था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। उन्होंने उपनिषद के सर्वोच्च आत्मा, जैसे उपनिषद तो तुमको मैंने अभी एंशिएंट पढ़ाया नहीं है, इसलिए उपनिषद के दर्शन को अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो। उपनिषद के दर्शन में एक ही ईश्वर की बात, मतलब एक ही ब्रह्म की बात है, एकेश्वरवाद मतलब अद्वैत कहते हैं। मतलब एक ही आत्मा है, वही परमात्मा है, सर्वोच्च आत्मा है, जो हम में भी है और उसमें भी है। वो और हम दोनों एक हैं। ये उपनिषद का चिंतन का मानना है। तो उस पर उपनिषद के चिंतन का प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। तो मैं आपको बताऊं कि जो धार्मिक सुधार एकेश्वरवाद की बात करेगा, वो मंदिर, मूर्ति पूजा, इस सब का विरोध करेगा। क्योंकि एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक और निराकार है, ईश्वर का कोई आकार है ही नहीं। तो समझ सकते हो, जब ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो मंदिर की क्या आवश्यकता है, मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है, और मंदिर मूर्ति नहीं रहेगा तो पुरोहित की क्या आवश्यकता है। इस काल में जितने भी सुधारक हैं वो लगभग पुरोहितवाद और मूर्ति पूजा इसका विरोध ही करते हैं। तो ये चीज हुई। अब इसके बाद जस्ट यू आर मूविंग देयर, अब उसके बाद तुम आते हो कि समाज सुधार में। तो समाज सुधार में उन्होंने सती प्रथा पर तो डायरेक्ट चोट की। इनके प्रयास से आप देखते हो कि विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया। फिर आप देखते हो कि इसने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने की मांग की। इन्होंने विधवाओं की दयनीय दशा पर इन्होंने कैंपेनिंग की, और ये मानते थे कि अगर हिंदुस्तान का उत्थान होना है तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से होगा और पश्चिम की तकनीकी के माध्यम से होगा। तो अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिम की तकनीकी के बड़े समर्थक थे। इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के मॉडल पर कुछ स्कूलों की स्थापना की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि डेविड हेयर के समर्थन से 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज, इन दोनों को स्थापित करने का श्रेय राजा राम मोहन राय। फिर एक बात मैं राजा राम मोहन राय के बारे में और भी दिलचस्प बताऊं कि ड्रेन थियरी जिसको कहते हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का पहला सिद्धांत राजा राम मोहन राय ने ही दिया था। राजा राम मोहन राय से पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसी ने नहीं दिया है। अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ का कोई पहला सिद्धांत दिया है तो इट वॉज राजा राम मोहन राय हिमसेल्फ।
जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कोई पहला सिद्धांत है, वो सिद्धांत राजा राम मोहन रॉय हिमसेल्फ। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। ओके बच्चे, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बीच में मैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक ले लिया था। अब फिर मैं जब मैं ब्रेक कह दूं तो आप लोग समझ लेना, 1-2 मिनट के रुक जाना। तो माय स्टूडेंट्स, एक्चुअली आप में से कुछ बच्चों ने सवाल किया है मुझे, जो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य करता है, सर ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? अरे ड्रेन ऑफ वेल्थ तुम लोग को बहुत ढंग से मैंने समझाया है, गृहव्यय समझाया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ समझाया है। इंडिया से जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा था लंदन, और इंडिया से जो रिसोर्सेस लूट रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले तो वाणिज्यिक चरण में उन्होंने वस्तुओं के रूप में लूटा है, फिर उसके बाद औद्योगिक चरण में भी उन्होंने कच्चे माल के रूप में लूटा है, और वित्तीय चरण में वो
वित्त के बदले ब्याज के रूप में और मुनाफा के रूप में यहां से लूटा है, तो उसी को धन की निकासी बोलते हैं। ड्रेन ऑफ मतलब धन की निकासी। तो वो तो मैं आपको बहुत डिटेल्स में समझा चुका हूं, और वो बात मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं कि दादा भाई नौरोजी से पहले राजा राम मोहन राय इस मुद्दे को उठा चुके थे। एक्चुअली राजा राम मोहन राय का यहाँ डेथ नहीं हुआ है, उनका डेथ हुआ है लंदन में। एक्चुअली एक मुगल इंपेरर था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का मुकदमा लड़ने वो लंदन गए, और लंदन में 1833 की बात है, तो वहां उस समय ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने एक 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 मतलब डिस्कशन शुरू किया। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठा के ड्रेन ऑफ वेल्थ की समस्या को उन्होंने 1833 में उठाया और कहा कि भारत से ब्रिटेन की ओर धन की निकासी हो रही। परंतु उन्होंने जो समाधान दिया, वो समाधान सुनोगे तो आप चकित रह जाओगे। उन्होंने समाधान दिया कि ब्रिटिश यहां से उठाकर क्यों ले जा रहे हैं, क्यों नहीं भारत में ही सेटल कर जाते, यही रह जाए। अगर यही रह जाएंगे तो ले जाने की दिक्कतें नहीं आएंगी उनको, और ले जाने की नौबत नहीं आएगी। तो मतलब जो समाधान देते हैं वो अच्छा समाधान नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं। अब स्वामी विवेकानंद आपको बताता हूं। अब स्वामी विवेकानंद में बच्चे, मुझे एक शब्द आपको समझाना होगा, जो मैं पहले से ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पता नहीं आप लोग समझने में टाइम लगाओ कि नहीं। मिस्टर अंकुर, मैं एक शब्द इनको समझा रहा हूं, यू हैव टू बी कॉन्शियस। मैं फिर पूछूंगा, इनसे पूछ के बताना होगा समझे या नहीं समझे। देखो, एक शब्द है नव वेदांतवादी। अब बच्चे, ये जो चीज है, ये है एब्स्ट्रैक्ट चीज। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक, जिसको समझना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। पहले मुझे आपको वेदांत समझाना होगा। वेदांत समझिए आप। वेदांत, एक्चुअली वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। और जब मैं प्राचीन काल आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जैसे आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आते, तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आते हैं। तो जो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आते हैं, तो उसमें जो उपनिषद है, वह उपनिषद को कहा गया वेदांत। उपनिषद वॉज कॉल्ड वेदांत, उसको वेदांत कहा गया। उपनिषद में क्या है कि आत्मा ब्रह्म संबंधों की चर्चा है। उपनिषद में ब्रह्म आत्मा संबंधों का विवरण है। ब्रह्म और आत्मा के संबंधों की बात की गई है। आत्मा एवं ब्रह्म, और उसमें क्या है, एक ही सर्वोच्च आत्मा है, जो आत्मा भी और ब्रह्म भी है। उपनिषद कहता है कि जीव और ब्रह्म एक है, और मतलब जीव का मतलब आत्मा और ब्रह्म एक है, और आत्मा में ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही आत्मा है। केवल यह रियलाइज करने की जरूरत है कि मैं ही वो हूं, आत्मा ही ब्रह्म है, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो वह एक अगम अगोचर ब्रह्म में, ब्रह्म का साक्षात्कार, वह एक आंख बंद करके सर्वोच्च आत्मा में वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। जो भाव है, एक भाव है, उसको कोई देख नहीं सकता, वो वेदांत। और जो इस वेदांत को, जैसे शंकराचार्य थे तो क्या है, तो वेदांतवादी। अब हमने स्वामी विवेकानंद के लिए नव वेदांतवादी शब्द का प्रयोग किया है। नव वेदांतवादी, न्यू वेदांतिस्ट। तो आपको आश्चर्य होगा, भाई न्यू वेदांतिस्ट क्या है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया है, जो वेदांतवादी थे उनकी दृष्टि तो पारलौकिक थी। पारलौकिक का मतलब है इस संसार के विषय में कम और उस संसार के विषय में ज्यादा सोचते थे। तो वह क्या थे, तो वह पारलौकिक थे। उनका दृष्टिकोण पारलौकिक था। ओके, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण है वह इहलौकिक है। इहलौकिक का मतलब है स्वामी विवेकानंद का, वह इस संसार को महत्व देते हैं। वो तो समाज सुधारक है ना, वो चाहेंगे हम इस समाज को सुधारें, और समाज को तो वही सुधारेगा जो इस संसार को महत्व देगा। तो इस संसार को महत्व देते हैं। तो वेदांत के अध्ययन के बाद भी वह
वो एक अगम मतलब वो एक ऐसे ब्रह्म के बारे में नहीं सोचते हैं जो ऊपर हैं, जो 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 निराकार हैं और जो सर्वोच्च आत्मा है। वह अपने ब्रह्म का साक्षात्कार लाखों करोड़ों निर्धन भारतीयों के मुख में, उनके चेहरे में करते हैं। तो लाखों करोड़ों निर्धन भारतीयों में वो ब्रह्म को खोजते हैं, अपने ब्रह्म को, इसलिए वो नव वेदांतवादी कहलाए। और निर्धन भारतीयों में जो वो ब्रह्म को खोजते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है दरिद्र नारायण, यानी दरिद्र ही नारायण। यही है नव वेदांतवाद। मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट्स से पूछो कोई और हेल्प की जरूरत है, क्योंकि नव वेदांतवाद समझाना थोड़ा मुश्किल था, मैं समझा पाया कि नहीं। माय स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी द इंफॉर्मेशन। समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। तो स्वामी विवेकानंद में एक चीज हमको समझाना था, नव वेदांतवादी। दूसरा, समाज सुधारक। स्वामी विवेकानंद भारत की प्रगति के लिए सामाजिक उत्थान को आवश्यक समझते थे। उनका मानना था कि भारत जब तक जाति, नस्लवाद एवं क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त नहीं करेगा, तब तक वो महान राष्ट्र नहीं बन सकता। वे मानते थे कि जब तक हमारी जनसंख्या का एक भाग शोषित और पीड़ित रहेगा, तब तक समाज उत्थान नहीं होगा। ये सब तो समझ रहे होंगे। जैसे देखो, उनका कहना है कि भारत को एक राष्ट्र बनना है, ये तो सभी सुधारक चाहते हैं। और भारत को अगर राष्ट्र बनना है तो उसको जाति में, नस्लवाद में, क्षेत्रीयतावाद में, इन सब विभाजन को जब तक वो मिटा नहीं देगा, तब तक वो राष्ट्र नहीं बनेगा। और वो मानते थे कि भाई हमारी जनसंख्या का एक भाग अगर शोषित होगा, अगर पीड़ित होगा, मतलब एक्सप्लॉइटेड होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो भारत राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत को राष्ट्र बनने के लिए उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकना पड़ेगा। एक धार्मिक सुधारक भी थे। अब धार्मिक सुधारक देखो, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों पर प्रहार किया। एक तरफ वे धर्म तथा आध्यात्म को पूर्वी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, दूसरी तरफ वो धार्मिक आडंबर के विरोधी थे। उनके बारे में एक बात और भी बताना चाहता आपको कि वे, जो मैं आपको बताना चाहता वो आगे बताऊंगा। जैसे वे मानते थे कि वो आध्यात्म को पूर्वी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वो मानते थे कि पश्चिम हमसे तकनीकी में आगे हैं, लेकिन हम धर्म और संस्कृति में पश्चिम से आगे हैं। और वो मानते थे कि आध्यात्म के क्षेत्र में, आध्यात्म का मतलब आपको तो याद होगा 1893 में वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपनी मतलब पश्चिमी विश्व में भारत के आध्यात्मिक शक्ति की धाक जमा दी थी। अपने वेदांत चिंतन के आधार पर उन्होंने धर्म सम्मेलन में जीता था स्वामी विवेकानंद, और सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, भारत के लिए सर्वोच्च स्थान दिलवाया था। और वही मानते थे कि आध्यात्म के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु होने की क्षमता रखता है। तो आध्यात्म के क्षेत्र में वो विश्व गुरु होने की बात करते हैं। आज जो विश्व गुरु जो शब्द आप सुनते हो, स्वामी विवेकानंद से ही प्रभावित है। फिर उनका है कि एक सामाजिक विचारक, उनका मानना था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था न केवल भारत बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान रही है। सर्वप्रथम एक सामाजिक विचारक नहीं, एक समाजवादी विचारक का, समाजवादी। अच्छा, वो छूट गया था क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। तुम लोगों को समझना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। पहले समाजवादी विचारक समझा लूं, फिर प्रार्थना समाज भी देख लूंगा इसको। देखो, समाजवादी विचारक में इनका मानना था कि भारतीय, जैसे समाजवादी विचारक हैं तो इनका मानना क्या है ये बताते हैं। ये मानता है, इनका मानना था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था न केवल भारत बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आई, फिर क्रमशः क्षत्रिय वैश्यों के हाथ में सत्ता आई, अब सत्ता शूद्रों के हाथ में आनी चाहिए। जो बहुसंख्यक है, शूद्रों से उनका तात्पर्य श्रमिक वर्ग से था। जैसे उनका कहना है
जैसे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को एक समाजवादी विचारक कहा जाता है। समाजवादी विचारक क्यों कहा जाता है, उसकी वजह जानिए। वो कहते हैं कि पहले एक समय ऐसा था, मैंने उनका ये कहना है कि जैसे हमारे यहाँ जो समाज का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो कहते हैं कि हमारा समाज ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित नहीं है, संपूर्ण विश्व ही विभाजित है। तो लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय का मतलब वो दूसरा लगाते हैं। ब्राह्मण का मतलब लगाते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, क्षत्रिय का मतलब लगाते हैं योद्धा वर्ग, वैश्य का लगाते हैं व्यापारी वर्ग, और शूद्र का लगाते हैं सेवक वर्ग। तो उनका कहना है कि देखिए, सत्ता पहले दुनिया में ब्राह्मणों के हाथ में आई। ब्राह्मणों का मतलब है बुद्धिजीवियों के हाथ में आई। बुद्धिजीवियों के हाथों में सत्ता बहुत समय तक नहीं टिक सकी। फिर सत्ता चली गई योद्धा वर्ग के हाथों में, यानी क्षत्रिय के हाथों में। फिर योद्धा वर्ग से सत्ता सिमट कर आ गई है पूंजीपति, मतलब व्यापारी वर्ग के हाथों में, मतलब वैश्य वर्ग के हाथों में, मतलब पूंजीपति वर्ग के हाथों में। वैश्य वर्ग का मतलब पूंजीपति वर्ग के हाथों में। अब सत्ता भविष्य में जाएगी शूद्र वर्ण के हाथों में, और शूद्र से उनका मतलब है श्रमिक, इसलिए वो समाजवादी चिंतक है। तो ये हो गया। एक दो बात और बताता हूं। उनका मानना है कि ज्ञान विज्ञान वेयर इज पेन, ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, हाँ, तकनीकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में भारत को पश्चिम से सीखने की जरूरत है। मतलब उनका कहना है कि ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत को पश्चिम से सीखने की जरूरत है। मतलब भारत को ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पश्चिम से सीखने की जरूरत होगी, ये मानते हैं। अब यहां पर देखो, ये बात तो इन्होंने कही। दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी कही है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्या है, मैं बताता हूं। इनका कहना है कि हिंदुस्तान, हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते, जिसमें हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते जिसमें मुस्लिम शरीर में हिंदू मस्तिष्क हो। मतलब we just want such an India in which there should be a Hindu mind in Muslim body। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत आगे हैं बहुत बातों में। अब देखो, तुम लोग नौ वेदांतवादी कुछ बच्चे जानना चाहते हो, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा, प्लीज बी कॉन्शियस, मेंटली अलर्ट। देखो, पहली बात तुमको जानना पड़ेगा वेदांतवाद, तब नौ वेदांतवाद। देखो, वेदांतवाद कहते हैं उपनिषद के चिंतन को। जब तुम वैदिक साहित्य देखोगे तो सुनोगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। जब मैं तुम लोगों को प्राचीन काल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो वहां पर जो उपनिषद था, उस उपनिषद का चिंतन है अद्वैतवाद। उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा अद्वैतवाद। अब कहोगे व्हाट इज अद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद है क्या? मतलब ये उसको, अद्वैतवाद के लिए एक टर्म आता है मोनिज्म। यू फाइंड एट द टर्म मोनिज्म। ये मोनिज्म क्या है, अद्वैतवाद क्या है? तो अद्वैतवाद का मतलब हुआ कि
आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध, और ब्रह्म कैसा है, उनका कोई आकार नहीं, निराकार ब्रह्म, एक ही सर्वोच्च आत्मा है जो आत्मा भी और ब्रह्म भी है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अंदर ही वो ब्रह्म है, अगम अगोचर ब्रह्म है, एक ही निराकार ईश्वर, एक ही गोला है जो आत्मा में भी है वही परमात्मा भी है। तो ये था वेदांत। अब चूंकि वो वेदांत में तो पारलौकिकता थी, उसमें शरीर को माना गया नश्वर है, आत्मा परमात्मा से मिलेगा, शरीर मतलब एक तरह से नश्वर है, संसार नश्वर है, नश्वर का मतलब नाशवान है, और सीधे आत्मा परमात्मा से मिलेगा। तो ये बात हो गई वेदांत में। अब स्वामी विवेकानंद तो एक आधुनिक चिंतक है ना, समाज सुधारक है। उनकी वेदांतवाद का तो दृष्टि, वेदांतवादियों की दृष्टि तो पारलौकिक है, वो संसार के बारे में सोचता है। और ये तो अगर समाज सुधार करना चाहते हैं तो उनको इस संसार के बारे में सोचना पड़ेगा, सोच रहे हो ना। इसलिए जो वो है स्वामी विवेकानंद है, तो उनको नव वेदांतवादी इसलिए कहा गया क्योंकि वह ब्रह्म का साक्षात्कार, वह ब्रह्म में नहीं करते हैं जिनका रूप स्वरूप नहीं है उपनिषद की तरह, वो ब्रह्म का साक्षात्कार लाखों करोड़ों निर्धन गरीब भारतीयों में करते हैं। और वहीं से दरिद्र नारायण, मतलब नारायण है वो दरिद्र के बीच है, दरिद्र का मतलब है आप जानते ही हो गरीब, तो गरीबों के बीच वो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। मतलब वह एक तरह से कॉमन पीपुल, जन सामान्य में ब्रह्म देखते हैं। वो ब्रह्म किसी आसमान में नहीं देखते हैं, इस संसार में ब्रह्म देखते हैं, गरीब लोगों के बीच ब्रह्म को देखते हैं, इसलिए कहलाए नव वेदांतवादी। अंकुर पूछो, उनको समझा पाया? नस्लवाद, नस्लवाद का मतलब होता है तुम कोई खास नस्ल, जैसे हम पश्चिम वाले हैं, हम पूरब वाले हैं, हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, मतलब कोई किसी खास नस्ल, उसको रेस बोलते हैं, मैंने कोई खास रेशियल ग्रुप दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ माने। जैसे जर्मन लोग कहते थे हम आर्यंस हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, वहां पर क्या है, नस्लवाद है। जैसे पश्चिम के लोग हैं, कहते हैं व्हाइट लोग हैं वो ज्यादा काबिल होते हैं, ज्यादा काबिल होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं, तो इसी को नस्लवाद की भावना कहते हैं। समझा पाया? परंपरावादी प्रवृत्ति, अब इसमें परंपरावादी मैंने देखो दो मैंने डील कर दिया, एक पाश्चात्यवादी प्रवृत्ति, दूसरा पाश्चात्यवाद और परंपरावाद के बीच सामंजस्य, और तीसरा परंपरावादी प्रवृत्ति। परंपरावादी प्रवृत्ति में देखिए आर्य समाज, उत्तर भारत में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन ग्रंथ के रूप में अच्छा हाँ, एक मिनट, प्रार्थना समाज छूट रहा था ना, ये लोग बोल रहा है। एक प्रार्थना समाज छूट रहा था। देखो, प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। जैसे ब्रह्म समाज है ना, उसी से मिलता जुलता प्रार्थना समाज था। तो महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया। जैसे केशव चंद्र सेन है, उनकी प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। बाद में आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे इस संगठन में शामिल हुए। मतलब महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। बाद में आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे इस संगठन में शामिल हुए, और इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को ही जाता है। जैसे रानाडे के बारे में कहा जाता है उन्होंने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाई, तो रानाडे को इसका विशेष श्रेय दिया जाता है। इसने जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के अंत आदि के पक्ष में प्रभावपूर्ण आवाज उठाई। इसने एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास किया। देखो सब में वही बातें हैं, धर्म सुधार समाज सुधार। जो धर्म सुधार की बात करेगा एक ईश्वर की बात करेगा, एक ईश्वरवाद की बात करेगा तो मंदिर मूर्ति पूजा का विरोध करेगा। समाज में वही बाल विवाह, वही विधवाओं की दयनीय दशा, वही सती प्रथा, सब तो उसी की चर्चा करेगा। सुधारक का नाम याद रखो, आत्माराम पांडुरंग।
अब परंपरावादी प्रवृत्ति में मैंने आर्य समाज की बात कही कि उत्तर भारत में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेदों के महत्व पर अत्यधिक बल दिया और उसे ही हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना। योगदान: वेदों के आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि धार्मिक कर्मकांडों पर चोट की। सामाजिक कुरीतियों के रूप में उन्होंने बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने छुआछूत को अस्वीकार कर दिया एवं जाति विभाजन की आलोचना की, किंतु उन्होंने वेदों पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। कॉलेज गुट के आर्य समाजियों ने डीएवी स्कूल और कॉलेज की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। सीमाएं: अत्यधिक पुनरुत्थानवादी होने के कारण इसने मुस्लिमों के प्रति विद्वेष को जन्म दिया। वेदों की व्याख्या उच्च वर्ण के हिंदुओं को ही आकर्षित कर सकी, जबकि निम्न जाति के लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं हो सके। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता कि इसमें क्या है। देखिए, जैसे आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। इसका दृष्टिकोण पुनरुत्थानवादी है। क्यों? ये कहता है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और वेदों की श्रेष्ठता में विश्वास प्रकट करता है। वेदों के अमोघत्व की बात करता है कि सारा ज्ञान वेद में ही है, सारे ज्ञान की जड़ वह वेद में पाता है। और कहीं ना कहीं तुम देखोगे इसमें परंपरावाद की प्रवृत्ति है, लेकिन जिस तरह पश्चिम में एक ग्रंथ बाइबिल के आधार पर ईसाई धर्म को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, उसी प्रकार से आर्य समाज ने एक ग्रंथ माने ग्रंथ वेदों के आधार पर वह चाहता है कि हम हिंदू धर्म को एक वेदों ग्रंथ आधारित धर्म के रूप में परिवर्तित करें। लेकिन आपको मैं प्राचीन काल का इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, वेदों में जाति व्यवस्था नहीं, मतलब वेदों में छुआछूत नहीं है, वेदों में महिलाओं की भी लगभग स्थिति अच्छी है, बराबर तो नहीं है परंतु लगभग अच्छी है। और वर्ण है, लेकिन वर्ण पेशे के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। तो मतलब दयानंद सरस्वती जो सुधार संस्थाओं में सुधार करना चाहते हैं, वह वैदिक मॉडल के आधार पर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई, वेद में मूर्ति पूजा नहीं था, वेद में पुरोहितवाद नहीं था, वेद में मंदिर नहीं था, ये सब गलत है, इसको हटाओ। उसी प्रकार से वेद में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो महिला की स्थिति सुधारो। आप वेदों में छुआछूत नहीं था तो छुआछूत का अंत करो। तो मतलब कुल मिलाकर वही बात कहते हैं। लेकिन देखो इसमें दिक्कतें क्या आई, मैं बताता हूं। एक तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू कर दिया। शुद्धि आंदोलन का मतलब हुआ कि इनका कहना था कि जो लोग इस्लाम धर्म में धर्मांतरित कर लिए गए हैं या ईसाई धर्म में धर्मांतरित कर लिए गए हैं, तो उनको दोबारा हिंदू धर्म में शुद्ध करा के हम हिंदू धर्म में ले आए। तो देखो, हिंदू धर्म एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं आगे आपको हिंदू धर्म का स्वरूप बताऊंगा कि जैसे ईसाई धर्म हुआ या यहूदी पंथ हुआ, ईसाई पंथ हुआ या इस्लाम पंथ हुआ, ये सबको अब्राहमी पंथ कहते हैं। इसमें एक निश्चित रीति रिवाज पद्धति है, एक निश्चित आरंभ होने की तिथि है, एक निश्चित पैगंबर है, एक निश्चित कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब एक निश्चित प्रकार का की कार्य पद्धति का पालन करना होता है। तो एक उसको अब्राहमी धार्मिक परंपरा कहते हैं। अभी में पैगंबर हैं, यहूदी पंथ के पैगंबर अब्राहम हैं, ईसाई पंथ के ईसा मसीह है, इस्लाम के मोहम्मद हैं। ये सब का एक निश्चित पैगंबर है। लेकिन हिंदू धर्म को ना तो आरंभ होने की कोई तिथि है, ना कोई इसमें एक धार्मिक पंथ है, समुद्र की तरह है जिसमें विभिन्न धार्मिक पंथ आकर मिलते हैं, ना इसका कोई एक पैगंबर है, मतलब कोई, और ना इसकी कोई एक प्रकार की व्यवहार पद्धति है। कोई इसको मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई तंत्रवादी हैं तो कोई अद्वैतवादी हैं तो कोई वेदांतवादी हैं, मतलब जो भी हैं, कोई आस्तिक हैं तो कोई नास्तिक है, और टेक्निकली सभी हिंदू हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म में, जैसे अगर मान लो ईसाई धर्म में कोई धर्मांतरण करवाता है तो बात समझ में आती है, या इस्लाम में करवाता है, परंतु हिंदू धर्म तो उस तरह का कॉन्सोलिडेटेड धर्म नहीं था। फिर भी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश की। एक्चुअली हुआ क्या कि उनकी चिंता का कारण यह हो गया कि
मैं घटना बता रहा हूँ। 1881 की जो जनगणना हुई, उस जनगणना में उन्होंने महसूस किया कि अचानक से ईसाइयों की संख्या काफी ज्यादा दिखने लगी। ईसाइयों की जो बढ़ती हुई संख्या उसको देखकर वो चिंतित हो गए। उनको लगा कि अरे, ईसाइयों की संख्या तो बढ़ रही है और उसके बनिस्पत हमारे हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा करते हैं कि हम, इसलिए ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि ईसाई में धर्मांतरण करवाया गया है। तो इसलिए वो डर गए और उन्होंने ईसाइयों की जो मिशनरी गतिविधियां, मिशनरी कहते हैं मिशन बना बना के धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो ईसाई धर्म की जो प्रचारात्मक गतिविधियां उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। लेकिन आप लाख प्रतिक्रिया दिखाएंगे, लेकिन प्रतिक्रिया का भी तो प्रभाव गलत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां पर ईसाई धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई और बदले में उन्होंने हिंदू धर्म में धर्मांतरण की बात की। तो इससे एक धार्मिक अलगाववाद आया, मुसलमान और हिंदुओं के बीच आया, ईसाइयों के बीच आया। तो धार्मिक अलगाववाद को तो कहीं ना कहीं बल मिला है, तो बात तो गलत हुई है। और दूसरी बात बताऊं कि इसमें भी आगे चलकर दो गुट हो गया, एक कॉलेज गुट, दूसरा स्कूल गुट। तो कॉलेज गुट थोड़ा उदार है, उसमें है लाला हंसराज, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। और स्कूल गुट में है लेखराम और मुंशीराम। तो लेखराम को ही स्वामी श्रद्धानंद भी कहा गया। तो जो कॉलेज गुट है उसने डीएवी स्कूल और कॉलेज, दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यानी डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान है। सामाजिक कुरीतियों पर चोट की। आज भी आप देखोगे जो बेहतर किस्म का जो विवाह और श्राद्ध है वो आर्य समाजी पद्धति से, जिसमें कोई आडंबर नहीं है, कर्म कांड नहीं है, तो वो सब फ्रंट पर तो अच्छा है। लेकिन जो इसने शुद्धि मूवमेंट जैसी मूवमेंट चलाए, उससे क्या हुआ कि एक तरह से सांप्रदायिक विभाजन को बल मिला है। तो दोनों चीजें आर्य समाज में है। तो अब मैं इसमें एक दो क्वेश्चन भी आर्य समाज पर मैंने किया हुआ है, वो आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए, एक प्रश्न यह है कि आर्य समाज आंदोलन ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करता था। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में पहले अंकुर इनसे पूछो, इस क्वेश्चन को ये लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान रहे हैं या आर्गुमेंटेटिव। पूछो मेरे स्टूडेंट से, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव। फिर कहो गौर से देखने के लिए। फिर गौर से देखो। तुम लोग को मेहनत जारी रखनी है। कितना बढ़िया तुम लोग चल रहे, क्यों ऐसा तो नहीं कि अब दो विषय का लोड पड़ा तो तुम लोगों ने पढ़ना कुछ कम कर दिया। देखो, बिल्कुल आर्गुमेंटेटिव समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए बच्चे है। इसका मतलब है दोनों पक्षों को तोलकर करना पड़ेगा। और मैं तो आपको बताता हूं कि इसमें क्या पेच है। आर्य समाज आंदोलन ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करता था। मतलब देखने से ऐसा लगता है कि मैया मोही मैं नहीं माखन खाओ। अरे आर्य, मतलब देखने से ऐसा लगता है कि भाई ईसाई मिशनरियां प्रचार कर रही थी, उसी के गुस्सा में आर्य समाज ने ऐसा किया। तो उस बेचारे का क्या दोष है? दोष है। आप अगर चले काकरोच मारने, लेकिन यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि काकरोच मारने के क्रम में आप कुछ छिपकली को ना मार दे। ईसाई मिशनरियों के धार्मिक प्रोपेगेंडा का आप सामना करना चाहते हैं। धार्मिक प्रोपेगेंडा का जवाब तो धर्मनिरपेक्षता की नीति है। धार्मिक प्रोपेगेंडा का जवाब तो धार्मिक प्रोपेगेंडा नहीं है। उससे तो और भी वैमनस्यता बढ़ेगी। तो वैमनस्यता बढ़ना तो अच्छी बात नहीं है। तो समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए में आर्गुमेंटेटिव हो गया। आर्गुमेंट देकर इसमें देखना है यहां पर जो उनका कदम है वह उचित है या उचित नहीं। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था किसी भी देश अथवा समाज के लिए आर्थिक शोषण की समस्या ही उत्पन्न नहीं करती,
बल्कि उसकी उपस्थिति में एक प्रकार के सांस्कृतिक तनाव को भी जन्म देती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति में उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को खुले तौर पर धर्म प्रसार की छूट दी गई। इसके पश्चात इन मिशनरियों के द्वारा निरंतर जनजातीय समूहों एवं दलित वर्ग के लोगों का ईसाई पंथ में धर्मांतरण का प्रयास किया जाता रहा। परिणाम स्वरूप 1881 की जनगणना में भारत में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि देखी गई। यह कुछ हिंदू सुधारकों की चिंता का कारण बना। आर्य समाज ने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। हालांकि हिंदू धर्म के अंतर्गत ऐसा कोई धर्मांतरण का मॉडल मौजूद नहीं था, परंतु दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में एक नए प्रकार के मॉडल शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का लक्ष्य था उन हिंदुओं को जो किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो चुके थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना। इसके लिए उन्होंने जोरदार प्रचार करना आरंभ कर दिया, परंतु औषधि रोग से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुई। इसने अन्य धर्म के प्रचारकों को भी उकसाया। इस कारण भारतीय धार्मिक जीवन में सांप्रदायिकता का जहर घुल गया। देखो, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। दूसरा, आर्य समाज अपनी तमाम विलक्षणताओं के बावजूद भारत में आंशिक आधुनिकीकरण नहीं ला सका। इस कथन का आंशिक आधुनिकीकरण ही ला सका। आंशिक आधुनिकीकरण ही ला सका, इस कथन का परीक्षण कीजिए। आर्य समाज अपनी तमाम विलक्षणताओं के बावजूद भारत में आंशिक आधुनिकीकरण ही ला सका, इस कथन का परीक्षण कीजिए। देखिए उत्तर, अन्य सुधार आंदोलनों की तरह आर्य समाज ही भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित था। अतः इसने आधुनिकता की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए। एक, धर्म सुधार। समाज सुधार से पहले धर्म सुधार एक आवश्यक शर्त थी। आर्य समाज ने धर्म सुधार पर बल देते हुए पुरोहितवाद, संस्कारवाद, मंदिर में मूर्ति पूजा आदि की आलोचना की। समाज सुधार से पहले धर्म सुधार एक आवश्यक शर्त थी। आर्य समाज ने धर्म सुधार पर बल देते हुए पुरोहितवाद, संस्कारवाद, मंदिर में मूर्ति पूजा आदि की आलोचना की। समाज सुधार, उसने महिला उत्थान कार्यक्रम पर बल देते हुए बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय दशा आदि पर चोट की तथा जाति शोषण एवं छुआछूत की आलोचना की। इस प्रकार उसने जाति विभाजन, लैंगिक मतलब जेंडर डिवीजन को कमजोर कर दिया। आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन। कॉलेज गुट के आर्य समाजियों ने डीएवी स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, परंतु निम्नलिखित कारणों से आर्य समाज आंदोलन अपेक्षित रूप से भारत में आधुनिकता नहीं ला सका। एक, यह समस्त ज्ञान का स्रोत वेदों को मानता था, इसलिए इसका दृष्टिकोण अत्यधिक परंपरावादी और रूढ़िवादी हो गया। दूसरा, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न जाति के लोगों को आकर्षित नहीं कर सका। अब देखो, वेदों की ओर लौटो, वेद में निम्न जाति के लिए क्या बड़ी चीज है, तो निम्न जाति के लोग वेदों की ओर लौटो के नारे से क्यों आकर्षित होगा। और तीसरा, उसके द्वारा चलाए जाने वाले शुद्धि आंदोलन ने सांप्रदायिकता को बल प्रदान किया। उसने जो शुद्धि आंदोलन चलाया, उस शुद्धि आंदोलन से सांप्रदायिकता को बल मिला। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन में देखो, हम लोग चर्चा करेंगे फराजी बहावी जैसे। देखो, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन में शासक वर्ग से जरिए उसने सत्ता खोने का तीखा एहसास था। जैसे आपको देखो, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के बारे में पहले बताता हूँ। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति, सुधारवादी प्रवृत्ति, मतलब मुस्लिम सुधार आंदोलन में दो प्रकार की प्रवृत्ति है। एक प्रवृत्ति है सुधार करने की और दूसरी प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं पुनरुत्थानवाद की। दोनों मैं समझा देता हूं, बिल्कुल समझ जाओगे। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक, एक, मुस्लिम भारत में शासक वर्ग से जुड़े रहे थे, अतः उनमें सत्ता खो देने का तीखा एहसास था। दो, ब्रिटिश राजस्व नीति के तहत मुस्लिम किसानों का शोषण हो रहा था। तीसरा, क्योंकि प्रतिरोध के लिए उनके पास कोई आधुनिक विचारधारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने धर्म को ही प्रतिरोध का आधार बनाया। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को फराजी एवं बहावी जैसे आंदोलनों से प्रोत्साहन दिया। फराजी आंदोलन, फराजी एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की 1838 एवं 1858 के बीच
बंगाल में यह आंदोलन चला। आरंभ में फराजी आंदोलन अधिक राजस्व निर्धारण तथा बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के कारण आरंभ हुआ, परंतु आगे दुदू मियां के नेतृत्व में इस आंदोलन ने रेडिकल धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की। फराजी आंदोलन ने इस्लाम को सभी प्रकार की गैर इस्लामी प्रक्रिया से मुक्त कर उसे मूल रूप में स्थापित करना चाहा। साथ ही इसने कुरान को मुख्य आध्यात्मिक निर्देशक की मान्यता दिलाने का प्रयत्न किया। यद्यपि यह कृषक असंतोष का परिणाम था, परंतु इस पर धार्मिक रंग चढ़ गया। बहावी आंदोलन। इस आंदोलन के आरंभिक प्रेरक अरब के एक प्रमुख संत शेख अब्दुल बहाव थे। भारत में इनके अनुयायियों ने बहावी विचारों के आधार पर मुस्लिमों को संगठित करने का प्रयास किया तथा कृषक और संतोष को एक धार्मिक आंदोलन की दिशा दे दी। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली। यह आंदोलन उत्तर, पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना, अर्थात दर-उल हर मूर्ति पूजक देश को दरुल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाना। पहले बहावियों ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की और आगे जब पंजाब पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया तो फिर बहावियों ने ब्रिटिश के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। बहावी आंदोलन अपनी सांप्रदायिक छवि के कारण कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तो सुधारवादी प्रवृत्ति देखिए। अलीगढ़ आंदोलन, इसके संगठनकर्ता थे सर सैयद अहमद खान, काजी नजरुल इस्लाम तथा चिराग अली थे। योगदान, समाज सुधार के क्रम में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया गया एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया गया। दूसरा, कुरान की आधुनिक व्याख्या की गई। तीसरा, शिक्षा के विकास के लिए काम किया गया तथा 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। सीमाएं, सर सैयद अहमद खान इस मिथ्या धारणा के शिकार हो गए कि अगर भारतीय मुसलमानों को विकास के पथ पर बढ़ना है तो उन्हें ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो वे मुसलमानों के आरक्षण के पक्षपाती तथा प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के विकास के विरोधी थे। देखिए, अब मैं आपको आराम से समझाता हूं, आप लोग एकदम गौर से मेरी बातों को सुनना, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा, उसको एक बार पढ़ लेना। देखो, जैसे अभी आप हिंदू सुधार संस्थाओं को देख रहे थे, तो वही प्रवृत्ति मुस्लिम सुधार संस्थाओं में भी है। एक संस्था ऐसी है जिसको सुधारवादी कहते हैं और दूसरी संगठन या संस्था ऐसी जिसको पुनरुत्थानवादी कहते हैं। पुनरुत्थानवादी का मतलब है कि परंपरा पर ज्यादा बल देता है। मेरी बातों को गौर से सुनना, फिर बाद में पूछ लूंगा। पहले ऐसा करता हूं, इसमें तो पहले पुनरुत्थानवादी है फिर सुधारवादी, हम पहले सुधारवादी ही बताते हैं। देखिए, जैसे मुस्लिम 1857 के महाविद्रोह के पश्चात जो मुस्लिम समाज 1857 के महाविद्रोह के पश्चात मुस्लिम समाज अपने को बड़ा पिछड़ा पिछड़ा सा महसूस कर रहा था और एक सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग उसमें थी कि वी हैव लॉस्ट समथिंग। तो मैं आपको बताऊं कि 1857 के महाविद्रोह में मुसलमानों ने हिस्सा लिया था बड़ा बढ़ चढ़ कर। तो ब्रिटिश ने पता नहीं 1857 के महाविद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम मान लिया था और मुस्लिमों के विरुद्ध भेदभाव की नीति अपनाने लगा था। तो इस बात को पहले महसूस किया एक सुधारक थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। खैर एनीवे, सर सैयद अहमद खान ने ऐसा सोचा कि मुस्लिम समाज को हमें पहले सुधारना पड़ेगा। अगर मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करेंगे तभी मुस्लिम समाज का भला होगा। तो कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान पर अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव था। तो उनका मानना था कि देखिए, अगर मुस्लिम समाज को सुधारना है तो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। उन्होंने सुधार के क्रम में कुछ कदम उठाए, जैसे समाज सुधार के क्रम में उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया। जैसे मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का धारण करती है उस बुर्का का विरोध किया। दूसरा, उन्होंने कुरान को भी सोचा। कुरान जब लिखा गया था तो बहुत पुरानी कृति है, तो कुरान की व्याख्या भी आधुनिक संदर्भ में होनी चाहिए, तो कुरानों की आधुनिक व्याख्या भी की। तीसरा, उन्होंने देखा कि भाई जो एक आधुनिक शिक्षण संस्थान मुसलमानों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए, तो अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में, 1875 में।
इसको इनके द्वारा जो सुधार कार्यक्रम जो चलाया गया है उसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया। और जो अलीगढ़ आंदोलन है उससे जुड़े हुए अन्य व्यक्तित्व थे काजी नजरुल इस्लाम और चिराग अली। काजी नजरुल इस्लाम भी इससे जुड़े हुए थे, चिराग अली भी जुड़े हुए थे। तो इस तरह से था तो यह प्रगतिशील आंदोलन, परंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष भी था। पता नहीं सर सैयद अहमद खान के मन में यह बात बैठ गई कि अगर मुसलमानों का भला होना है तो उनका भला होने के लिए उनको ब्रिटिश की कृपा चाहिए। वो रात दिन यह प्रयत्न करने लगे कि ब्रिटिश मुसलमानों से सिंपैथी रखे और उनको हेल्प करें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन से अपने को दूर रखा। और जब मैं आगे बताऊंगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही होगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सर सैयद अहमद खान अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति से दूर रखेंगे और मुस्लिम युवाओं को वह अपील भी करेंगे कि अपने आप को कांग्रेस की राजनीति से दूर रखिए। तो अब देखिए, एक मतलब सुधारवादी आंदोलन वाले आधुनिक चेतना से प्रभावित मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी अब देखोगे मुस्लिम संप्रदायवाद का शिकार हो गया, क्योंकि उसके मन में बात यह बैठ गई कि मुस्लिम समाज का उत्थान होना है तो ब्रिटिश कृपा से ही। तो ये तो रहा सुधारवादियों का। अब आइए पुनरुत्थानवादी की तरफ। पुनरुत्थानवादी में दो नाम लिए गए हैं। एक नाम है जिसका नाम है फराजी आंदोलन, दूसरा का बहावी आंदोलन। तो मैं इसके विषय में यह बताना चाहूंगा कि एक्चुअली आप ऐसा सोचिए कि एक परिवार है, उसको ऐसे सोचिए, एक परिवार है, उस परिवार में 3-4 भाई हैं और उसका परिवार का पतन हो गया है। तो 4 भाई हैं, तो उसमें 2 भाई सोचते हैं कि देखो हमको परिवार के उत्थान करने के लिए हमको शिक्षा पाना चाहिए, हमें दुनिया देखनी चाहिए, हमें कुछ नए नए व्यवसाय करने चाहिए, कुछ अपने घर के नियमों में सुधार करना चाहिए। और दूसरा भाई सोचता है कि नहीं, दादाजी का जो पुराना हंटर है वही निकाले और उसी हंटर के आधार पर फिर अपने परिवार का दबदबा स्थापित करना चाहिए, लोगों को दबाकर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा जी उठेगी। अब कुछ वही बात है जो पुनरुत्थानवादी मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, वो खलीफा के शासन की याद करते हैं। खलीफा का शासन जब पूरे विश्व में मुसलमानों का राज था, तो वो चाहते हैं कि भाई हम दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम बना दें। दार उल हर्ब का मतलब होता है उसको जो आपको मिला है मूर्ति पूजकों का देश, जहां पर मूर्ति पूजा होती है। और दार उल इस्लाम का मतलब है जहां मुस्लिम कानून चलते हैं और जहां मूर्ति पूजा पर बंदिश है। तो मतलब है कि देखिए, है तो जेन्युइनली इनको कष्ट है। एक मुसलमानों को सत्ता खो देने का कष्ट है, क्योंकि वो ब्रिटिश के हाथ उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति गंवा दी है। दूसरा, जो निर्धन किसान हैं वो उनको ब्रिटिश राजस्व नीति के कारण पर आर्थिक दबाव है, उनका शोषण हो रहा है। अब फराजी मूवमेंट के जो नेता है हाजी शरीतुल्लाह, वो भी तो निर्धन लोग ही हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई हम पुराने खलीफाओं के शासन को जिलाएं और खलीफा का शासन ही हमें दर्द से मुक्त करेगा। तो ये है। बहावी में है सैयद अहमद राय बरेलवी है, उसका भी वही नारा है दर उल हर्ब को दरुल इस्लाम बनाना, और वो जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का। तो देखो उनका निशाना ब्रिटिश है, लेकिन ये बात तो उनको सोचना चाहिए कि हम चले हैं काकरोच मारने, परंतु छिपकली भी मर रही है। जब आप दर उल हर्ब को दरुल इस्लाम कहते हैं, मूर्ति पूजकों का देश को समाप्त करके इस्लाम का देश बनाने की बात करते हैं, जब आप जिहाद का नारा देते हैं, इससे तो हिंदू में अलगाववाद का भाव पैदा होगा। इस कारण से यहाँ पर संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला है। दुर्भाग्य है जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वाले हैं सर सैयद अहमद खान, वो ब्रिटिश पक्षधर नीति अपनाकर संप्रदायवाद को बल प्रदान कर रहे हैं। जो पुनरुत्थानवादी हैं वह अतीत की याद करके, खलीफाओं के शासन को याद करके और जिहाद का नारा देकर वह संप्रदायवाद को बल प्रदान। तो माय स्टूडेंट्स, आप इसको समझ पाए कि नहीं? मिस्टर अंकुर, मुझे उनका रिएक्शन जरा बताओ कि क्या पोजीशन है मेरे स्टूडेंट्स का। जब कुछ टाइम बीत जाता है तो मैं चिंतित हो जाता हूं कि लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इनको तो सोचने वाला प्राणी हमें बनाना है।
यस, ओके। अब तो वैसे ही बच्चे तुम्हारा क्लास छोटा हो जाएगा। अब तो तुम्हारा क्लास वैसे भी मंडे से छोटा होने जा रहा है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में भी टाइम दे रहे हैं और तुम लोगों को भी देंगे। तो बच्चे तुम लोगों का क्लास का ड्यूरेशन मंडे से वैसे भी छोटा हो, और कल तुमको गलत नोटिस चला गया है, कल कोई क्लास मेरा नहीं है, मैं क्लास मंडे टू फ्राइडे लूंगा। तो इसलिए याद रखना, कल तुम लोगों को नहीं आना है क्लास में। कल सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, बीच में मैं स्टडी मटेरियल भिजवाऊंगा। तो आज मैं अब रुक जाऊं, क्या कहते हो अंकुर? आज तो समाज और धर्म का आंदोलन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, समझे? क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा बचा हुआ है। अभी हम 79 पर ही हैं, और समाज सुधार आंदोलन भी है। तो चलो आज मैं यही रुकता हूं बच्चे। पहले ये बोले कि ये लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई क्वेरीज है तो बोले, क्योंकि मैं ही क्लास समाप्त कर रहा हूं। और मंडे को आपको नया प्रोग्राम मिलेगा। मंडे को मैं क्लास थोड़ा लेट से लूंगा, 8:30 से लूंगा, और आपका अब क्लास 1 hour 15 minutes का होगा, और 1 hour 15 minutes हम इंग्लिश मीडियम का क्लास लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ठीक है बच्चों, आज तुम लोग एंजॉय करो, अब जाके रिवाइज करना। आज क्लास में यही समाप्त कर